Assalamualaikum everyone, this is a live discussion session from our essay writing bootcamp for CSS 2023. In this particular session we discussed what literary essays are and how you actually go about attempting them. Personally, I thought that this was an important lecture, so I'm sharing this on YouTube for everyone else to see. So without further ado, let's begin. Stop my video so that you can focus on the screen itself. ठीक है जी. So for this particular live discussion session, we'll be going over how to attempt literary essays. Again, as I've already mentioned, it's a very pertinent thing to understand because KPPMS के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपके essays जो थे वो literary nature के आए थे, so students had difficulty navigating through that. तो इस डिस्कशन सेशन में हम लोग लिटरेरी एसेस की एक तो डायनामिक्स देखेंगे, साथ ही साथ हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे किस तरह से एक लिटरेरी एसे को सॉल्व किया जा सकता है. तो सबसे पहले बिफोर बिगिनिंग इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के व्हाट अ लिटरेरी एसे इज, इसकी क्या डायनामिक्स होती है, इसकी क्या एसेंशियल्स होती हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो लिटरेरी एसे जो है बेसिकली इट्स अ फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट, थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज होती है, यूजुअली अ कोटेशन या फिर कोई एक फिलोसॉफिकल प्रोवर्ब दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू इंटरप्रेट एंड देन राइट एन एसे ऑन. तो क्योंकि इट्स एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, इसकी कोई मतलब there's no definite meaning to it, is a very open-ended interpretation in that regard. मतलब आप इसको किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं. अब इसके कुछ फवाइद भी हैं, इसके कुछ नुकसानात भी हैं. So there are multiple ways you can be right and there are multiple ways you can be wrong. So there is a risk factor involved here as well. अब इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है लिटरेरी ऐसे की, वो ये होती है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो, आप समझ सकें कि बेसिकली टॉपिक जो है वो चाह क्या रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अंदर पूछा क्या गया है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. साथ ही साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस हो. नॉलेज बेस का मेरा मकसद कहने का ये है कि आपकी रीडिंग अच्छी हुई हो, आपको जो मुख्तलिफ इवेंट्स हैं उनका पता होना चाहिए और यू शुड बी एबल टू रिलेट देम टू द टॉपिक इटसेल्फ. तो रिलेटेबिलिटी आपको फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम पर्सनैलिटीज़, वो आप कर सकें इन अ लिटरेरी ऐसे, बिकॉज अगेन इट्स अ फिलोसॉफिकल ऐसे. तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर जो एक हम लोग पिछले कुछ अपने लेक्चर्स के अंदर भी और जो हम लोग प्रैक्टिस भी करते आए हैं इन आर ऐसे राइटिंग बूट कैंप, के किस तरह से आप एक जो है आर्गुमेंटेटिव ऐसे को या फिर आप एक नैरेटिव ऐसे को किस तरह से लिखते हैं. तो इसका थोड़ा सा नेचर लिटरेरी ऐसे का डिफरेंट होता है. तो इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स दैट यू नीड टू डू, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रक्चर उस तरह से फ्लूइड होता है. तो जो नॉलेज बेस है दैट इज समथिंग दैट यू गेट जज्ड ऑन बेसिकली. तो ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं लिटरेरी एसेस की जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं. जैसे कि मैंने कहा कि फिलोसॉफिकल एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज होती है. जैसे एक एग्जांपल है गोल्ड रस्ट, व्हाट शैल आयरन डू, आवर साइंटिफिक पावर हैज आउटरन आवर स्पिरिचुअल पावर. दिस वाज समथिंग दैट फीचर्ड इन द केपी पीएमएस एग्जाम. उसके बाद पोस्ट मॉडर्न ethos, challenge to the west, modernity is an unending process, truth is lived not taught. So you understand what the purpose of sharing these examples was largely कि आप समझ सकें कि it's philosophical abstract language, इसको थोड़ा comprehend करने में थोड़ा आपको सोचना पड़ता है. यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड, और फिर उसके बाद उसको रिलेट करना आई थिंक वो भी एक चैलेंज होता है फॉर एस्पिरेंट्स, क्योंकि यूजुअली स्पेशली इफ यू नॉट नो हाउ ऑफ लिटरेचर इटसेल्फ, तो आपके लिए ये वाले एसेस थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं. इसलिए लोग इसको अटेम्प्ट करने से घबराते भी हैं. लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन केस इफ ऑल गोज रॉन्ग और आपको कोई ऐसे ना समझ आ रहा हो जिसको आप अटेम्प्ट कर सकें प्रॉपर्ली, तो लिटरेरी ऐसे इज अ गुड ऑप्शन टू हैव, इन द सेंस कि आप इसको किसी भी तरह मोल्ड कर सकते हैं गिवन दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. तो हम लोग उसको ही थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से बिल्ड हो सकती है. सो विल लुक एट दैट इन द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन अटेम्प्टिंग अ लिटरेरी ऐसे. अब इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो अगेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एसे स्टार्ट्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑफ द एसे. के मतलब का जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है एक लिटरेरी एसे की, वो ये है कि आप उसके टॉपिक को समझ सकें. अगर आप उस टॉपिक को समझ रहे हैं तो तब ही, सिर्फ तब आप उसको अटेम्प्ट करें. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर इट्स टू एब्स्ट्रैक्ट फॉर यू, तो फिर इसको भी आप क्रॉस आउट कर दें. दिस समथिंग दैट यू शुड नॉट बी अटेम्प्टिंग, क्योंकि इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक यू वोंट बी एबल टू fulfill the requirements that the topic has. Interpret the connotative words and statements that are present in that essay. फॉर एग्जाम्पल इधर मैं आपको एक कॉमन एग्जाम्पल जो मल्टीपल टाइम CSS के अंदर भी आ चुकी है, वो ये है कि when life gives you lemons, make lemonade.
अब इसका अगर आप इसको बहुत ही फेस वैल्यू पे लें तो इसकी आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी, बट इफ़ यू आर एबल टू बिल्ड अ रिलेशनशिप टू इट, इफ़ यू आर एबल टू इंटरप्रेट इट प्रॉपरली, तो आपको समझ आएगा कि इधर जो लेमन्स हैं दे सजेस्ट सोरनेस और डिफिकल्टी इन लाइफ, और जो लेमनेड बनाने का पर्पस होता है या फिर जो लेमनेड इटसेल्फ की जो फ्रेज इस्तेमाल की गई है, उसका मतलब है कि आप जो डिफिकल्टीज इन लाइफ हैं उनको ट्रांसलेट कर दें इनटू समथिंग पॉजिटिव और डिजायरेबल। तो जो आपका इस ऐसे की रिक्वायरमेंट आपसे ये है कि आप उसको कन्विंस कर सकें कि थ्रू एग्जांपल्स फ्रॉम फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम थ्रू एक्सपीरियंसेस, थ्रू प्रॉपर लिटरेरी रेफरेंसेस, कि किस तरह से लोगों के ऊपर जब मुश्किलात आई तो दे वर एबल टू कन्वर्ट दैट इनटू इनटू पॉजिटिव्स, और फिर उसके बाद उन्होंने सक्सेस अचीव की। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर ऐसे। इसके बाद दूसरा टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किया है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इसके अंदर भी आप इसको पीपल लेवल पे ले सकते हैं, आप नेशन लेवल पे ले सकते हैं, कि उनका जो बिहेवियर है दैट इज नॉट जज्ड बाय व्हाट दे से बट एक्चुअली इट इज जज्ड बाय व्हाट दे डू। तो इसके अंदर आप यूएन की एग्जांपल दे सकते हैं, आप यूएस की एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरह से वो मोरालिटी और ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी की चीज़ों को प्रमोट करती है, लेकिन शायद वो खुद उस तरह से उनके ऊपर पूरी तरह नहीं उतरती। तो अगेन देखें आप स्पेस टू एक्चुअली एक्सप्लोर मल्टीपल एवेन्यूज एंड मल्टीपल लेवल्स इन लिटरेरी ऐसे। तो ये होगी बात इन दो एग्जाम्पल्स की। अब अगर हम लोग देख लें कि आप लोगों को जो मैंने इस दफ़ा के ऐसे राइटिंग बूट कैम्प के अंदर जो दो टॉपिक्स दिए हैं, वो एक वायलेंस इज़ द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द इनकॉम्पिटेंट, जिसके अंदर अगेन इसको भी हम लोग थोड़ा सा बिल्कुल सरफेस लेवल देखते हैं, जब क्वेश्चन एंड आंसर्स वाले सेशन पे आएंगे तो हम लोग तब इसको इन डिटेल भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आपको ये टॉपिक आ रहा है वायलेंस इज़ द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द इनकॉम्पिटेंट, तो पहले अंडरस्टैंड वो ये है कि जो लोग अपनी शायद विजडम के साथ, अपनी स्पीच के साथ, अपनी डिप्लोमेसी के साथ नहीं जीत सकते, तो तब वो लोग फिर वायलेंस की तरफ आते हैं। कि मतलब जो जिनका मतलब कि कैपेसिटी नहीं होती टू एक्चुअली मेक फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स, टू एक्चुअली कन्विंस द अदर पर्सन विद देयर वर्ड्स, तो फिर देन दे पिक अप द स्वॉर्ड, तो तब फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली इनकॉम्पिटेंस, जो वॉर है या फिर जो वायलेंस है, एक्ट्स ऑफ वायलेंस हैं। आप इसको जेंडर बेस्ड वायलेंस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से व्हेन इफ देयर इज सम इनकॉम्पिटेंसी इन मेकिंग योर व्यू पॉइंट फॉर मेन, सो देन दे रिजॉर्ट टू वायलेंस। तो इस तरह से यू कैन टेक मल्टीपल एंगल्स टू इट। तो मेन बात तो है यहाँ पे कि जो इनकॉम्पिटेंस है, वायलेंस जो है वो इनकॉम्पिटेंस का रिजल्ट है। कि आप अगर किसी को कन्विंस अपने अल्फाजों से, अपनी सोच से, अपनी डिप्लोमेसी से, अपने आइडियाज से नहीं कर सकते, तो फिर आप वायलेंस की तरफ आते हैं। दूसरा टॉपिक भी इट्स रिलेटिवली सिंपल कि आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई डिफेंड टू दैट योर राइट टू से इट। अब ये जो कोटेशन है, ये अगर आप लोगों ने फिलोसफी या फिर पॉलिटिकल साइंस रखी है तो आपको आइडिया होगा कि वोल्टेयर की कोटेशन है। अब इसका जो मकसद है, अंडरलाइंग चीज़ है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उनके पास ये कैपेसिटी एक सिविलाइज सोसाइटी में होनी चाहिए कि जो उसका जो ओपिनियन है वो एटलीस्ट उसको वॉइस कर सके। वो दूसरे लोग उससे एग्री करें या ना करें, ये ठीक है, ये उनके ऊपर है, लेकिन किसी को भी फ्री स्पीच का जो एक यूनिवर्सल राइट है वो सबको देना चाहिए। अब इसको आप इंडिविजुअल फ्री स्पीच पे भी लिख सकते हैं, आप डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स की बात कर सकते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स की बात कर सकते हैं, नेल्सन मंडेला की बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसके अंदर मीडिया फ्रीडम की बात मीडिया के एंगल से भी देख सकते हैं, किस तरह से फ्रीडम अगर है उनको बोलने का, तो एक डेमोक्रेसी किस तरह से फ्लरिश करती है। सो इस बेसिक स्टेटमेंट का मतलब मकसद ये है कि आप फ्री स्पीच को अपनी सेंटर बनाएं व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द एसे इटसेल्फ। ठीक है, तो इस तरह से आप इन दो टॉपिक्स को देख सकते हैं। अगेन इसके ऊपर कंफ्यूजन है तो हम लोग अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो होगा उसमें डिटेल के साथ इसको कर लेंगे। टॉपिक को जब आपने समझ लिया, उसकी रिक्वायरमेंट समझ ली, उस रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर जो आपके पास एग्जांपल्स आ रही हैं, जो आपके पास मतलब के मेन आइडियाज आ रहे हैं, उन सबको आप नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, तो दैट वुड बी ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसको डिफरेंट एंगल से देखें और उसके बाद उन सारे एंगल्स को लॉजिकली आप कनेक्ट कर सकें। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगेन आपका अगर टॉपिक जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड, तो उसके अंदर आप एग्जांपल्स ले सकते हैं हॉकिंग की, ले सकते हैं जिसकी डिसेबिलिटी के बावजूद ही प्लेड अ पिवटल रोल इन क्वांटम फिजिक्स एंड साथ फिर आप एक और एग्जांपल रूजवेल्ट की आ जाती है, हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट फॉर द यूएस, और इन्होंने ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर 2 से निकाला था यूएस को, एंड ही हैड पोलियो एज वेल। तो ही हैड दोज डिफिकल्टीज बट ही वाज एबल टू कन्वर्ट दोज इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो अब इस तरह के स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स जब आप इंक्लूड करेंगे तो आपकी आर्ग्यूमेंटेशन उसके ऊपर बिल्डअप होती जाएगी। तो अगेन जब आपने टॉपिक इंटरप्रेट कर लिया, उसके बाद आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है, आपने एग्जांपल्स उसके साथ कोरिलेट करनी है, अपने आइडियाज उसके साथ कोरिलेट करने हैं, और फिर उसके बाद उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर
लेकर आना है व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दी लिटरेरी एसे। अब एक एग्जांपल अगर मैं आपको देता चलूँ, ये अगेन केपी की थी, मैंने अपने ग्रुप के साथ शेयर भी की थी अगेन, जो कि टॉपिक था आवर साइंटिफिक पावर हैज आउटरन आवर स्पिरिचुअल पावर। अब इसका भी देखें थोड़ी सी फिलोसॉफिकल अंडरटोन्स हैं, इसको समझना भी थोड़ा सा चैलेंज होता है, लेकिन बेसिकली बात यह है कि इसके अंदर आपको साइंटिफिक जो डिस्कवरीज हैं उनको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो इसकी आउटलाइन जो मैंने एक बनाई थी वो ये थी कि इंट्रोडक्शन के थीसिस हमारा ये था कि मॉडर्न वर्ल्ड इज मार्क्ड विद रैपिड ग्रोथ एंड मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, while at the surface it does seem to have changed the global outlook for the better. However, a closer analysis reveals that these inventions have actually led to regression of human society. तो मेरा स्टांस ये है कि आपको शायद ऑन द फेस वैल्यू लगता है कि जो न्यूअर टेक्नोलॉजी या फिर जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उसने हमारी ज़िंदगी आसान बना ली है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा डीपली एनालाइज करें, थोड़ा क्लोजली एनालाइज करें, तो आपको नजर आएगा कि दे हैव एक्चुअली लेड टू रिग्रेशन ऑफ सोसाइटी, एंड दैट इज समथिंग दैट माय आउटलाइन वुड बी बिल्ट अपॉन। तो फिर हम लोग दूसरा हमारा कंटेक्चुअल पैराग्राफ आ जाता है। उसके बाद जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड जो बना है दैट केम आउट ऑफ द 20th एंड 21st सेंचुरी, उसके अंदर जो साइंटिफिक एवोल्यूशन हमारी हुई, जिसके अंदर जो है वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन हम लोग बना रहे थे, तो वो एक उसका जो एक हमारा अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस था कि ये एक डिटरेंट के तौर पे है। तो जो कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स है उसके अंदर अगर पीस हमें रखना है तो WMDs रिक्वायरमेंट है। हम लोग फॉसिल फ्यूल्स कर रहे थे कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, हमें ग्रोथ करनी है। तो इस तरह की जो चीज़ें थी that is what built the modern world, जो कि एक स्पिरिचुअल साइंटिफिक पावर थी, हम लोगों ने इधर यूटिलाइज की। लेकिन हाउ हैज दैट साइंटिफिक पावर एक्चुअली आउटरन आवर स्पिरिचुअल पावर? कि जो हम लोगों ने वेपन्स ऑफ पीस बनाए थे, दे आर एक्चुअली टूल्स ऑफ कोहेजन नाउ। जैसे कि आपको यूक्रेन क्राइसिस के अंदर एक थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर नजर आता है। उसके बाद जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, जो हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल्स वगैरह किए, दे केम एट द एक्सपेंस ऑफ द एनवायरमेंट एक्चुअली। तो आप इसके अंदर केस इन पॉइंट दे सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और क्लाइमेट क्राइसिस का। उसके बाद जो है आपकी ग्लोबलाइज मार्केट जो है वो जो बनी है, वो इट केम एट द एक्सपेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कि आपने जो ग्लोबलाइजेशन का एक नारा लगाया, उसके अंदर द ग्लोबल नॉर्थ बेनिफिटेड एट द एक्सपेंस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो उनकी जो डिपेंडेंस वाली इकोनॉमी थी वो बिल्डअप हुई। उसके बाद आप देख लें कि राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अनदर मॉडर्न साइंटिफिक पावर दैट इज कमिंग। लेकिन उसके साथ साथ मैस अनएम्प्लॉयमेंट का जो रिस्क है, जब आप फैक्ट्री जो आपके ले ऑफ्स हो रहे हैं, वो चीज़ किस तरह से आपकी जो सोसाइटी की स्पिरिट है उसको इम्पैक्ट कर रही है। आपका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो बहुत आसान हो गई है, लेकिन इसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो प्रोपागेंडा, जो फेक न्यूज़ आ रही है, वो इन द इंटरनेट एज किस तरह से हमें इम्पैक्ट कर रही है एज अ सोसाइटी। तो ये चीज़ें आर एक्चुअली पॉइंट आउट टू द फैक्ट कि हाउ आर जो स्पिरिचुअल पावर है दैट इज बीइंग इम्पैक्टेड या फिर डिग्रेडेड बाय आवर साइंटिफिक प्रोग्रेस। तो अब जो उसके बाद आप आर्ग्यूमेंट इसके अंदर आ जाएगी, तो वो होगी कि शुड ह्यूमन सोसाइटीज मूव बैक टू प्री 20th सेंचुरी। और इसकी जो क्रिटिकल एनालिसिस होगी वो आपकी ये होगी कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आपको चाहिए दैट प्लेसेस ह्यूमन वेलफेयर एट इट्स कोर। तो जो आपकी साइंटिफिक पावर है उसके अंदर जो आपकी कोर चीज़ जो होनी चाहिए, कोर फोकस जो होना चाहिए, वो आपका इकोनॉमिक प्रोग्रेस या फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए, वो ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए। आपकी सारी जो साइंटिफिक पावर है दैट शुड एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट on promoting human welfare, that should actually concentrate on promoting on strengthening the spirit of our society। तो उस तरह से आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपने एक काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को भी थोड़ा लॉजिकल तरीके से अगर आपने उसके बारे में सोचा, तो आप उसको एक लॉजिकल तरीके से कनेक्ट कर सके और फिर उसके ऊपर आप एक लॉजिकल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। टू जो लिटरेरी ऐसे के अंदर यूजली प्रॉब्लम आ जाती है वही होता है कि पीपल जस्ट गो एवरीवेयर। उनको समझ नहीं आती है किस तरह से अपने ऐसे को कंटेन करें, कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करें, किस तरह रेलेवेंस रखें। तो उस चीज़ के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पहले टॉपिक को इंटरप्रेट करें, उसको ब्रेनस्टॉर्म करें, फिर उन आइडियाज़ को लॉजिकली कनेक्ट कर सकें। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ लिटरेरी एसे। अब आ जाते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि पूछे भी गए थे मेरे से ऑन लिटरेरी एसेस। कि सबसे पहला तो जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि इज इट अ सेफ ऑप्शन टू अटेम्प्ट लिटरेरी एसेस इन CSS? Again, it's a safe option, it's a good option, given the fact that you're able to interpret the topic and you have the relevant data for it। तो ये दो चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए जब आप लिटरेरी ऐसे को लिख रहे होते हैं। अब दूसरा एक क्वेश्चन अभी मुझे हमारे ऐसे बूट कैंप के अंदर ये आया था कि क्या
इसकी आउटलाइन होती है लिटरेरी एसेज की, डेफिनेटली आउटलाइन होती है। अगेन ये ऐसे ही है, एक कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, तो इसके अंदर आपको आउटलाइन स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाना होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली एग्जांपल में ये शो किया कि किस तरह से आप एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को भी लॉजिकली अगर कनेक्ट करें तो उसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। एक और जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि क्योंकि ये एक फिलोसॉफिकल टॉपिक है, तो क्या आपको भी फिलोसॉफिकल टोन में लिखना चाहिए, कि आपको भी फ्लावरी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, फ्रेजेस कोटेशन से भरा होना चाहिए आपका? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो ऐसे है वो अंडरस्टैंडेबल, एग्जामिनर के लिए रीडेबल भी हो और अंडरस्टैंडेबल भी हो। इट शुड हैव क्लियर लैंग्वेज। हाँ, गुड एक्सप्रेशन डज हेल्प, इट डज गेट यू गुड मार्क्स, लेकिन अगर आप सिंपली उसके ऊपर ही बैंक करते रहेंगे कि भाई मुझे मुश्किल से मुश्किल लफ्ज़ ही डालें, तो दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। अब इसके बाद जो एग्जांपल आ जाती है कि आर पर्सनल एग्जांपल्स ओके, टू एन एक्सटेंट आर ओके, अगर आप एक एक को इंक्लूड कर रहे हैं अपनी लाइफ से, गिवन द फैक्ट कि आप उसको अच्छे तरीके से रिलेट कर सकें विद द टॉपिक। आई पर्सनली वुड डिस्करेज डूइंग दैट स्टिल। अगर आपके पास दूसरी बेहतर एग्जांपल्स पड़ी हैं तो आप डेफिनेटली उनको इंक्लूड करें फ्रॉम पर्सनालिटीज, फ्रॉम लिटरेचर, इंस्टेड ऑफ इंक्लूडिंग पर्सनल एग्जांपल्स कि मेरे साथ ये मुश्किलें हैं, मैंने इस तरह से वे आउट निकाला। वो थोड़ा सा आपके लिए आई वुड से कि वीकर ऑप्शन है। A better option would be to include examples from literature and from your, the topics that from the personalities that are around you, well-known personalities. अच्छा, और आखिरी क्वेश्चन जो भी अगेन ऐसे बूट कैंप में आया था वो ये था कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द एसे। तो लेंथ इसकी मोर और लेस उतनी ही होती है जितना आपका दूसरे एसेज होते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, तो अगर आप उनसे कंपेयर करें तो मे बी दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द एसे दैट यू विल बी राइटिंग। लेकिन अगेन अगर आपके पास कंटेंट है, अगर आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं, तो आपकी लेंथ का इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। आई वुड स्टिल हाईली इंकरेज, उसके ऊपर पेपर के ऊपर लिखा होता है 2500 to 3000 वर्ड्स, उतना कोई नहीं लिखता, तो एक तो उस चीज़ के बारे में तो आपने कभी फिक्र नहीं करनी। मिनिमम लेंथ जो आपको रखनी चाहिए 1800 से ऊपर आप चले जाएं, दैट्स फाइन, ठीक है। 1800 वर्ड्स से अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो ऐसे इज फाइन। उससे कम जाएंगे तो आई वुड डिस्करेज दैट थोड़ा सा, तो आपको फिर भी कंटेंट ऐड करना पड़ता है। तो 1800 प्लस वर्ड्स इज फाइन। तो लेंथ ऑफ द एसे फॉर द लिटरेरी एसे, again it's like the other essays, it's a normal essay to write on। अगर आपके पास कंटेंट है तो आपका लेंथ ऑलमोस्ट उतनी ही होगी, लेकिन जनरली अगर ट्रेंड देखा जाए तो जनरली लिटरेरी एसेज की थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू दी अदर essays that exist। So these are some of the FAQs that I wanted to discuss with you all. And that is the end of this lecture. Thank you for listening. We move on to the question and answer session for the bootcamp class. For the rest of you, I would encourage that you follow me on Facebook and on my Instagram account. Also do subscribe to this channel so that you stay updated on the latest content. Thank you again for listening, and I'll see you again in the next video. Apna ख्याल रखिएगा. Allah Hafiz.